अक्ल और भैंस। फणीश्वर नाथ रेणु। जब अखबारों में हरी क्रांति की सफलता और चमत्कार की कहानियां बार बार विस्तार पूर्वक प्रकाशित होने लगीं, तो एक दिन श्री अगमलाल अगम ने भी शहर का मोह त्याग कर खेती करने का फैसला कर लिया। गांव में उनके 4-5 बीघे जमीन थी गांव में, जिन्हें बटाईदारी पर उठाकर अगमलाल जी अगम आज से 7 साल पहले ही गांव छोड़कर जिले के सदर शहर में आ बसे थे। चूंकि उनके नाम के साथ उनका उपनाम भी लगा हुआ था, इसलिए शहर के लोगों को ये जानने में देरी नहीं लगी कि अगम जी एक साहित्यिक प्राणी हैं। एक मित्र से किसी वकील की मुहर्रिरी करने की पैरवी कराई तो वकील साहब ने उनके उपनाम युक्त नाम पर ही ऐतराज किया। एक साथ 2 नाम रखना भी गैर कानूनी है, और जिसका नाम ही गैर कानूनी हो वो कानूनी कारोबार कैसे कर सकता है। एक सेठ जी के घर बच्चों को पढ़ाने का टप्पस लगाया तो सेठ जी भी उनके नाम और उपनाम पर भड़के। पूछा, क्यों जी, गाना वाना तो नहीं बजाते हो? नहीं जी, हमें ऐसा मास्टर नहीं चाहिए। चारों ओर से हार कर आखिर एक दिन अगम जी अपने नाम की कुर्बानी करने को तैयार हो गए। अपने नाम के अतिरिक्त अंश को कतर कर अलग करना चाहते थे कि नौकरी दिलाने वाले देवता अचानक प्रसन्न हो गए मानो। एक पुराने प्रेस में प्रूफ देखने की नौकरी मिल गई, और तब से अगम लाल जी अगम अपने अखंड नाम के साथ ही प्रूफ देखते हुए साहित्य की सेवा में संलग्न थे। किंतु इस हरी क्रांति की हवा ने अगम जी के हृदय को ऐसा हरा बना दिया कि उन्हें चारों ओर हरी ही हरी सूझने लगी, और अंततः एक दिन शहर छोड़कर बोरिया बिस्तर समेत गांव वापस आ गए। गांव के लोगों ने जब अगम जी के ग्राम प्रत्यागमन का समाचार कारण सहित सुना तो उन्हें खुशी नहीं, अचरज हुआ। कई निकट के संबंधियों और शुभचिंतकों ने उन्हें नेक से नेक सलाह देकर शहर वापस भेजना चाहा, किंतु अगम जी की आंखों के आगे सदैव उन्नत किस्म के गेहूं की बालियां झूमती रहती, शंकर मकई के भूरे भूरे बाल लहराते रहते, और जब आंखों में नींद आती तो अपने साथ नए किस्म के उन्नत सपने ले आती। आलू की ढेरी, ऊख के अंबार, हरे चने और मटर की मखमली खेती वाले सपने। सो अगम पर किसी की सलाह का कोई असर हुआ नहीं, और वे उत्साहपूर्वक अपने जीवन की प्रूफ रीडिंग यानी भूलों को सुधारने में लग गए। खेती करने के लिए सबसे पहले हल, बैल और हलवाही की आवश्यकता होती है। हल और बैल तो खरीद लिए गए, किंतु हलवाहा की समस्या जटिल प्रतीत हुई। अव्वल तो आजकल गांव का सबसे निकम्मा आदमी ही हलवाही करता है। निकम्मा अर्थात जिसे घर घरहट, छौनी छप्पर और कोड़ मकान का कोई लूर नहीं, जो गाड़ी बैल भी हाँक सकता, ऐसे फूहड़ आदमी के लिए गांव में हलवाही के सिवा कोई धंधा ही नहीं। ऐसे लोग किसी भी गांव में आजकल बहुत कम मिलते हैं। एकाध हुए भी तो ऐसे लोगों को गांव के बड़े बड़े किसान बहुत पहले ही चारा पानी खिलाकर यानी अग्रिम पारिश्रमिक देकर अनुबंधित कर लेते हैं। सो बहुत खोज कर ढूंढने के बाद गांव का सबसे अपाहिज और काहिल पुरुष बिल्लू दास अगम जी की किस्मत में आकर जुटा। बहुत खुशामद, दरामद और प्रलोभन के बाद नित्य सुबह शाम एक गिलास गर्म चाय पिलाने की शर्त पर बिल्लू महाराज राजी हुए। अगम जी ने सबसे पहले उनके नाम को प्रूफ रीडिंग करके सुधारा। बिल्लू दास नहीं, बिलो मंगल। बिलो मंगल जी गांव के सर्वश्रेष्ठ आलसी माने जाते थे, किंतु मुहूर्त के दिन ही अगम जी ने उनके एक गिलास ऑरेंज पिको दार्जिलिंग चाय पिलाकर उनकी सारी सुस्ती इस कदर दूर कर दी कि वे तत्काल ही इतने चुस्त हो गए कि उनके अंग अंग फिल्मी गीतों पर डोलने लगे। हल जोतते समय जब गांव के अन्य हलवाहे मजदूर बिरहा 12 मासा गाते तो बिलो मंगल जी के पैर मस्तानी महबूबा के तर्ज पर थिरकते रहते। इसी प्रक्रिया में एक दिन दाहिने बैल के पिछले पैर में फाल लग गया। अगम जी को ये नहीं मालूम था कि हल का फाल भी इतना खतरनाक होता है कि जरा सा लग जाने पर महीनों तक बैल लंगड़ा होकर बैठा रहे। खैर, शुभ चिंतकों और संबंधियों से बैल और भैंसा मंगनी करके अगम जी ने किसी तरह खेतों को तैयार करवाया। कस्बे से रासायनिक खाद खरीद कर लाए और बीज वपन के लिए शुभ दिन देखकर गेहूं की बुवाई हो गई। बुवाई के बाद दोनों अगम और बिलो मंगल इतने प्रसन्न हुए कि रात भर मिलजुल कर डुएट भाव से मिट्टी में सोना उपजाने वाले गीत गाते रहे। उस दिन अगम जी ने अपने शहरी साहित्यिक मित्रों को कई लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी, जिसमें नई खेती के नए अनुभवों के आधार पर उन्होंने घोषित किया कि खेती करने में कविता
और चित्रकारी करने का आनंद एक साथ प्राप्त होता है। कई दिनों तक स्वामी सेवक बुआई के आनंद में मग्न रहे कि एक दिन सूर्योदय के 1 घंटा पहले ही एक शुभ चिंतक ने आकर दरवाजा पीटना शुरू किया। सुबह के सुनहले सपने को खोकर अगम जी अत्यंत अप्रसन्न हुए। शुभ चिंतक को भला बुरा कहना चाहते थे, किंतु इससे पहले ही शुभ चिंतक जी ने सूचना दी, तुम सोए हो, जाकर देखो तुम्हारे खेत में गेहूं का एक दाना भी बचा है कि नहीं। अगम जी समझ गए, सुबह सुबह दिल लगी करके चाय पीने आया है। वो बोले, क्यों, गेहूं के दाने कहां चले जाएंगे? शुभ चिंतक बोले, अरे जाकर देखो, हजारों हजार कौआ, मैना और दुनिया भर की चिड़ियों का झुंड तुम्हारे ही खेतों में पड़ा है, गेहूं के दाने चुग रहे हैं। क्या सुबह सुबह दिल लगी करने आए हो? अगम जी ने कहा, मैं दिल लगी करने नहीं आया, तुमको चेताने आया हूं। अगम जी ने तकिए के नीचे से गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका शुभ चिंतक के सामने फेंकते हुए कहा, मुझे इतना उल्लू मत समझना, मैंने गेहूं की सफल खेती के बारे में एक एक शब्द पढ़ लिया है और जहां जहां प्रूफ की गलतियां थी उन्हें शुद्ध भी कर दिया है, समझे? इस किताब को खोलकर कहीं भी किसी भी अध्याय की किसी भी पंक्ति में बता दो कि गेहूं की बुआई के बाद चिड़िया उड़ाई भी आवश्यक। शुभ चिंतक जी ने बात खत्म होने से पहले अप्रसन्न होकर जवाब दिया, तुम्हारी इस किताब में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा ये मैं नहीं जानता। सामने तुम्हारे खेत हैं, जाकर खुद क्यों नहीं देखते कि खेतों में चिड़िया के कितने अध्याय और कितनी पंक्तियां हैं। बुआई के बाद सभी किसानों के हलवाहे रखवाले सूर्योदय के बहुत पहले ही खेतों पर चले जाते हैं। दुनिया भर की चिड़ियों की टोलियां कचर कचर करती हुई खेतों में उतरना चाहती हैं, किंतु वे पटाखे छोड़कर और फटे कनस्तरों को पीट पीट कर उन्हें उड़ाते रहते हैं। अगम लाल जी अगम ने गांव के बाहर जाकर देखा सचमुच अद्भुत व्यापार। जो बात किताब के किसी पृष्ठ पर नहीं वो खेत पर लिखी थी, आधुनिक कविता की पंक्तियों की तरह। और जिस तेजी से उन पखेरुओं की चोंचें चल रही थी, उतनी तेजी से किसी प्रेस में ऑटोमेटिक कंपोजिंग भी नहीं होती होगी। एक ही घंटा में सब गेहूं चुनकर खत्म कर देंगे। अगम जी के अंतर से पूरी शक्ति के साथ बस एक ही शब्द अनायास निकल पड़ा, हाय। किंतु उनके हाय का कोई खास असर हुआ नहीं, और हाथ की तालियों से जब पंछियों का एक पंख भी नहीं फड़का तो उन्होंने एक ढेला उठाकर फेंका। ढेला खेत में गिरा तो इधर चरती हुई चिड़ियां उधर जाकर बैठ गईं और चुगने लगीं। अगम जी दौड़कर उस मेंढ पर गए तो पंछियों के दल उड़कर दूसरी तरफ बैठ गए। तब तक बिलो मंगल जी भी सहायता के लिए पहुंच गए थे। अगम जी को राहत मिली। पटाखे या कनस्तर तो थे नहीं, इसलिए दोनों बहुत देर तक इस मेंढ से उस मेंढ तक दौड़ दौड़ कर ढेलेबाजी करते रहे। सूरज बांस भर चढ़ आया और पूस की सुबह का कुहासा तनिक छटा और चिड़ियों के पेट भर गए तो वे स्वयं ही उड़कर बांसों और पेड़ों के फुनगियों पर जा बैठी। उस दिन लौटकर अगम जी ने गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर नोट लिखा, बीज की बुआई के बाद ही चिड़िया उड़ाई पर विस्तार पूर्वक एक अध्याय लिखकर पुस्तिका के अगले संस्करण में जोड़ दिया जाए। नोट लिखने के बाद अगम जी ने बिलो मंगल से कहा, कल सूरज से 2 घड़ी पहले ही खेत पर एक फूटा कनस्तर लेकर पहुंच जाना। फूटा कनस्तर कहां से लावेंगे? बिलो मंगल का सवाल था। कनस्तर? तुमको कहीं फूटा हुआ कनस्तर भी नहीं मिलेगा? जवाब मिला, जी हमारी नजर में तो कहीं कोई फूटा कनस्तर नहीं पड़ा। आपने कहीं देखा हो तो कहीं ले आता हूं। हाँ, सहुआइन की दुकान में साबुत कनस्तर जरूर मिल सकता है। बिलो मंगल लौटकर 1 रुपया में 1 कनस्तर उधार ले आए। कनस्तर को अगम जी को कान के पास पीटकर परीक्षा देते हुए कहा, देखिए एकदम साबुत है। कनस्तर की समस्या हल करने के बाद ही बिलो मंगल ने दूसरा सवाल पैदा कर दिया, लेकिन ये तो हमसे नहीं होगा, ये काम हम नहीं करेंगे। क्यों? बिलो मंगल ने सर्वप्रथम कारण बतलाया। बात यह है कि बाबू साहेब, हम ठहरे वैष्णो आदमी, भोरे भोरे इतने प्राणी के मुंह का आहार छीनने का काम हमसे मत करवाइए। अगम लाल जी को अचरज हुआ, क्या कहता है ये आदमी? झुंझलाए, तो क्या चिड़िया उड़ाने के लिए दूसरा आदमी रखना होगा? बिलो मंगल जी ने भी झुंझलाकर जवाब दिया, एक तो जाड़े का मौसम, जिस पर सूरज उगने के 2 घड़ी पहले उठना और इसके बाद खेत पर पांव पैदल जाना। आजकल सुबह सुबह ऐसी कनकनी वाली पछिया हवा चलती है कि देश क्या जीभ भी सुन्न हो जाता है।